ओके, ये जो अब हमारा पहले जो हमने किया था वो सिर्फ हमने जनरल कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि इज द ग्लोबलाइजेशन अ न्यू फिनोमेना और एन ओल्ड और एन ओल्डर वन। ठीक है, तो हमने सर्च किया, देखा कि नहीं, ये अभी नया इमर्ज नहीं हुआ, इसको काफी अरसा हो गया है इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट हुए। ठीक है, अभी हम देखेंगे अब हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन डिफरेंट टाइम पीरियड में। ठीक है, अभी जिसका किसी का माइक खुला हुआ है ना, वो प्लीज अपना फिर माइक ऑफ कर दें। अशबील का, बिनिश का, नादिया का खुला हुआ है, ठीक है, क्योंकि फिर उससे फिर डिस्टॉर्शन हो जाएगी। अच्छा, हम ये देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अभी हमने जनरली डिस्कस की कि जब अफ्रीकन एंसेस्टर्स हमारे निकले थे अफ्रीका से और बाकी दूसरे कॉन्टिनेंट्स में गए थे, तो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। अब ये डिफरेंट पीरियड्स हैं, डिफरेंट टाइम पीरियड में इन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है कि अगर हम ग्लोबलाइजेशन की हिस्ट्री देखते हैं तो इन टाइम पीरियड्स में क्या क्या प्रोसेस था, किस तरह से था। तो पहला प्री हिस्टोरिक पीरियड है, 10,000 बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, BCE, बिफोर कॉमन एरा, या जिसे हम कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से इतना साल पहले। ठीक है, तो हजरत ईसा की पैदाइश से 10,000 साल पहले का टाइम पीरियड है, जिसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। प्री मॉडर्न पीरियड 3500 बिफोर क्राइस्ट, BC हम बोलेंगे, या BCE, बिफोर कॉमन एरा। अर्ली मॉडर्न पीरियड में ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो उस पीरियड में क्या क्या कुछ हुआ था। मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं, कंटेम्प्रेरी पीरियड जो आजकल चल रहा है, जिसे हम कहेंगे कि 1970 से जो ऑनवर्ड्स है वो है। अब हम फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं। द फर्स्ट पीरियड इज द प्री हिस्टोरिक पीरियड, जो 10,000 बिफोर कॉमन एरा से लेकर 3500 बिफोर कॉमन एरा के, मतलब हजरत ईसा के पैदाइश से 3500 ईयर्स पहले से। ठीक है, उस वक्त से लेके जो टाइम पीरियड है वो हम कहेंगे कि वो प्री हिस्टोरिक पीरियड में आता है। आप कहते हैं कि जो इस टाइम पीरियड में क्या था कि दैट वाज द स्टार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री इस टाइम पीरियड में स्टार्ट हुई थी। उस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, देयर वाज लिमिटेड ज्योग्राफिकल इंटरेक्शन ऑफ हंटर्स। ठीक है, जो हंटिंग गैदरिंग जो सोसाइटीज थी उस टाइम पीरियड में, वो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज थी, लेकिन चूंकि वो ना मुख्तलिफ, उनके जो दरमियान जो डिस्टेंस था ना वो बहुत ज्यादा था, वो इतना ज्यादा करीब नहीं रहते थे जो एक पर्टिकुलर ग्रुप था हंटिंग गैदरिंग का। तो वो क्योंकि वो बहुत दूर रहते थे, इस वजह से, दूर रहने की वजह से उनके दरमियान में जो इंटरेक्शन था, ज्योग्राफिक इंटरेक्शन, मतलब एक एरिया के लोगों का दूसरे एरिया के साथ जो लोगों का इंटरेक्शन था वो बहुत लिमिटेड था, वो इतना ज्यादा फिक्स नहीं, इतना ज्यादा नहीं था। आप कहते हैं कि जो इंटरेक्शन था, इंटरेक्शन का पर्पस क्या था, इंटरेक्शन कैसे चेंज हुई, जैसे ही पहले वो हंटिंग करते थे ना, वो पहले शिकार करते थे, शिकार करके जो अपनी जरूरियात होती थी उसको पूरा करते थे। लेकिन जब उन्होंने हंटिंग गैदरिंग से अपना मोड चेंज किया, वो फूड कल्टीवेशन पे आए। ठीक है, उन्होंने जो है वो छोटी छोटी कुछ चीजें उगाना शुरू की, तो कहते हैं तब इंटरेक्शन चेंज हुआ, क्योंकि वो जो फूड कल्टीवेशन स्टार्ट हो रही थी उस फूड कल्टीवेशन ने अब जो ग्रुप्स था उनके दरमियान में ताल्लुक ज्यादा बढ़ा दिया था, क्योंकि वो जो चीज बना रहे थे, अगर वो चीज वो ज्यादा बनाते थे, सरप्लस होती थी, वो दूसरे इलाके को एक्सचेंज कर देते, बार्टर ट्रेड सिस्टम था वो। अगर वो गंदम ज्यादा बनाते थे तो वो दूसरे को गंदम देके उससे चावल ले लेते थे। तो तब जो इंटरेक्शन था वो स्टार्ट हुआ। लेकिन जो कहते हैं कि क्योंकि इंटरेक्शन इनका बहुत स्मॉल स्केल लेवल पे था, बहुत कम इंटरेक्शन होता था, इतना ज्यादा वो आपस में नहीं मिलते जुलते थे, इस वजह से उस टाइम पीरियड की जो ग्लोबलाइजेशन थी वो लिमिटेड थी, वो महदूद था। ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस उस टाइम पीरियड में था वो महदूद था। अब कह रहे हैं कि जो सोशल इंटरेक्शन होता था उन कंट्रीज के दरमियान, इन सॉरी ग्रुप्स के दरमियान में, इन लोगों के दरमियान में, उसका क्या था, क्या वजह थी, या तो वो एग्रीकल्चर की वजह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते थे, या तो वो रिलीजन की वजह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते थे, या अगर कोई जंगें होती थी छोटे स्मॉल लेवल पे, एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप के साथ जो लड़ाई होती थी, वो जंग होती थी, उस बेसिस पे एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे। ब्यूरोक्रेसी की बेसिस पे, मतलब कि वो पावर डिवाइडेड थी डिफरेंट मुल्कों लोगों के दरमियान में, कि ये हमारा हेड होगा, उससे नीचे इसके पास ये पावर होगी, उससे नीचे इसके पास ये पावर होगी। तो ये जो इन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे जो लोगों का आपस में ताल्लुक था, उसका क्या फायदा हुआ, रिजल्ट क्या था, कि सोसाइटीज ग्रू इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जो सोसाइटीज थी वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के मुख्तलिफ एरियाज में वो सोसाइटीज बढ़ती गई। ठीक है, उन सोसाइटीज की ग्रोथ होता है बढ़ जाना, अब वो सोसाइटीज आपस में आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर गई, वो बढ़ गई।
फिर कहते हैं कि ये जो 12,000 साल पहले की बात करते हैं, 12,000 साल पहले की बात करते हैं, कहते हैं कि जो हमारा सेटलमेंट का प्रोसेस था, मतलब ह्यूमन बींग्स की जो रिहाइश का जो बंदोबस्त था, रहने सहने का जो तरीका था, क्योंकि ये 12,000 ईयर्स अगो से पहले जो टाइम पीरियड बताते हैं, कहते हैं कि ये इसमें जो ह्यूमन बींग्स थे वो कंटिन्यूअसली माइग्रेशन के फेज में थे। वो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते थे, क्योंकि उनको फूड की रिक्वायरमेंट्स अपनी पूरी करनी होती थी, अपने जानवरों के लिए उनको चारा चाहिए होता था, अपने जानवरों के लिए उनको पानी चाहिए होता था। तो ये जो उनका माइग्रेशन का प्रोसेस था वो कब खत्म हुआ? 12,000 साल पहले। जो ज्यादा माइग्रेट रेट पे होते थे, माइग्रेशन अब भी होती है, लेकिन वो इस तरह से माइग्रेशन नहीं होती जितने इस टाइम पीरियड में माइग्रेशन होती थी अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए। तो ये जो माइग्रेशन हुई, इस माइग्रेशन ने जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट था, सेटलमेंट मतलब एक जगह पे जो रहना शुरू किया था, वो कब खत्म हुआ था? 12,000 साल पहले। और सेटलमेंट का मतलब ये है, जो 5 जजीरे हैं, ठीक है, जो हमारे पास 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, उन सब 5 कॉन्टिनेंट्स में ह्यूमन बींग्स की एग्जिस्टेंस हो गई थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं ना कि पहले जो ह्यूमंस इमर्ज हुए थे या जिनके फॉसिल्स मिलते हैं, जिससे ट्रेसेस मिलते हैं, वो अफ्रीका के मिलते हैं, ठीक है। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अफ्रीका से निकल के बाकी रीजन्स में भी गए, बाकी कॉन्टिनेंट्स में भी गए। तो जब वो बाकी कॉन्टिनेंट्स में गए हैं, तो 12,000 साल पहले उन 5 कॉन्टिनेंट्स में उनकी मौजूदगी जाहिर हो गई थी, ठीक है। वो उन्होंने माइग्रेट करके वो बाकी सब कॉन्टिनेंट्स में पहुंच गए थे। ग्लोबल डिस्पर्शन ऑफ स्पीशीज इन ऑन द 5 कॉन्टिनेंट्स, पांचों जो जजीरे थे, उन सब 5 जजीरों में इंसानों ने रहना शुरू कर दिया था। अच्छा, अब ये कहते हैं कि जो 12,000 साल पहले सबसे आखिर में जो एंड हुआ था सेटलमेंट का प्रोसेस, कि सबसे आखिर में इंसान किस कॉन्टिनेंट में पहुंचे थे, किस एरिया में पहुंचे थे? उन्होंने, जो हंटर और गैदरर्स थे, वो साउथ अमेरिका में पहुंचे थे। तो जैसे ही वो साउथ अमेरिका में पहुंचे, इसका क्या मतलब था कि जो इंसान है वो जो 5 जजीरे हैं उसके ऊपर उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। अच्छा, कोई एक टाइम भी देखता जाए, क्योंकि 40 मिनट्स के बाद ही खत्म हो जाती है ना, तो 30 मिनट्स के बाद मुझे बताना। हमने कितने बजे स्टार्ट किए? ये ओके मैम। 10 पे स्टार्ट किए, तो मुझे बताना ताकि मैं उस हिसाब से लेक्चर कंप्लीट करूं। फिर आप कहते हैं कि जो इंटरेक्शन का जो प्रोसेस था ह्यूमन बींग्स का, वो तब्दील हुआ कब? 10,000 साल पहले। 10,000 साल पहले पहले कैसे तब्दील हुआ? जब इंसानों ने फूड प्रोडक्शन स्टार्ट की थी। फूड प्रोडक्शन स्टार्ट की थी मतलब एग्रीकल्चर शुरू किया था, खेती बाड़ी शुरू की। जब एग्रीकल्चर किया तो उसका मतलब है उन्होंने वो चीजें भी बनाएंगे, ज्यादा बनाएंगे। हो सकता है एक जो फैमिली थी वो किसी चीज में ज्यादा माहिर थी अच्छी तरीके से बनाने में, या एक जो एरिया था, एक रीजन था, एक सोसाइटी थी, वो किसी एक चीज को बनाने में ज्यादा अच्छी थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि फूड प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और जो कहते हैं कि इस टाइम पीरियड में, ये 10,000 साल पहले की बात करते हैं, कि जब एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था, तो एग्रीकल्चर के लिए जो बेहतरीन जगह थी, ठीक है, जो एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स के लिए जो बेहतरीन जगह थी, वो कौन सी थी? चाइना, नॉर्थ अफ्रीका, इंडिया और न्यू गुने, ठीक है। ये जो जगह थी ये आइडियल थी, ये बेस्ट थी, ये सबसे अच्छी जगह थी एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए। तो आप ये देख सकते हो कि जब फॉर एग्जाम्पल किसी एक एरिया में रहने वाले लोग थे, वहां पे एग्रीकल्चर नहीं होती थी, और जब उनको ये पता चला कि उनके करीबी एरिया फॉर एग्जांपल चाइना में, या उनके करीबी एरिया या नॉर्थ अफ्रीका में एग्रीकल्चर अच्छी होती है, तो उन लोगों ने वहां से माइग्रेट करके इन एरियाज में आना शुरू कर दिया। अब जबकि एग्रीकल्चर जब स्टार्ट हुई, तो इसका मतलब है कि अचीवमेंट्स ऑफ फूड सरप्लस भी हुई। फूड सरप्लस मतलब अपनी जरूरत से ज्यादा भी इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। तो जब जरूरत से ज्यादा बनाना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता, तो उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ती गई, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ती गई, परमानेंट विलेजेस शुरू हो गए। पहले तो वो माइग्रेट करते थे ना एक एरिया से दूसरे एरिया में, लेकिन जब उनकी आबादी बढ़ना शुरू हो गई और उनको एक ही जगह से अपनी सारी जरूरियात पूरी हो रही है, तो उन्होंने वहां पे मुस्तकिल तौर पे रहना शुरू किया। तो जब अब लोगों की मुस्तकिल बुनियाद पे रिहाइश शुरू हुई, तो परमानेंट विलेजेस शुरू हुए। फिर चूंकि अब पता है कि विलेजेस स्टार्ट हुए, विलेजेस में फिर एग्रीकल्चर और बढ़ी। एग्रीकल्चर और बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो गांव थे वो टाउन्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। टाउन्स में कन्वर्ट हुए, वहां पे थोड़ी सी ज्यादा आप ये कह सकते हो कि सहूलियात ज्यादा मुयसर लोगों को आना शुरू हो गई। उन्होंने अपने उन एरियाज को डेवलप करना शुरू कर दिया।
अगर बात करते हैं कि ह्यूमन की सेटलमेंट्स की बात करते हैं, ग्रुप्स की बात करते हैं कि इस टाइम पीरियड में कैसे थी, तो पहले वो बैंड्स थे। बैंड्स कहते हैं द कलेक्शन ऑफ स्मॉल फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज, कुछ छोटी थोड़ी सी फैमिलीज आपस में एक जगह रह रही हैं, तो उनको बैंड्स कहेंगे, ठीक है। लेकिन जब फॉर एग्जाम्पल 5 से 6 फैमिलीज, 7 से 8, 10 से 12 फैमिलीज आपस में रह रही हैं, तो वो बैंड्स होगी। आहिस्ता आहिस्ता जब वो बैंड्स 10 से 12 फैमिलीज के साथ एक और बैंड आ जाएगा, एक बैंड 10 से 12 का है, दूसरा बैंड 10 से 12 का है, जब वो बैंड्स आपस में रहना शुरू हुए, तो वो बैंड्स किस में तब्दील होना शुरू हो गए, वो कबीलों में तब्दील होना शुरू हो गए, ठीक है। कबीलों में आबादी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, वो किस में कन्वर्ट हो गए, चीफडम्स में हो गए। चीफडम्स में, जिसमें कहते हैं सरदारी का निजाम होता है, कि एक सरदार की अगर डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उसकी जगह लेने के लिए फौरन किसी को रखना पड़ता है, ठीक है। चीफडम्स, बड़े बड़े लेवल पे कबीले बनना शुरू हुए। जब बड़े बड़े पॉपुलेशन और लार्ज नंबर ऑफ पीपल इस चीफडम्स में आई, उनकी आबादी बढ़ती गई, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होके किसमें चले गए, वो कंट्रीज बन गई, वो स्टेट्स बन गई, वो मुल्क बन गए, ठीक है। और वो मुल्क का क्या पर्पस था, बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन, ठीक है। एग्रीकल्चर की बुनियाद पे जो कन्वर्ट हुए हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कैसे इस ग्लोबलाइजेशन के टाइम पीरियड में, ये जो हम प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ रहे हैं, इसमें इस तरह से इमर्ज हुए। अच्छा, अब इसमें कहते हैं कि ये जो हंटर और गैदरर्स थे इस टाइम पीरियड में, वो पहले हंटर और गैदरर्स थे, उसके अंदर ये होता था कि जो ज्यादा हंट करके लाएगा, जो ज्यादा गैदर करके लाएगा फैमिली के लिए, वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन हंटर और गैदर्स आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो कबीलों में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो सरदारी के निज़ाम में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो विलेजेस में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो जो उनका सिस्टम था, जो सोशल स्ट्रक्चर था, वो कन्वर्ट हुआ इनटू हाईली पेट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर। पेट्रियार्कल जिसे कहते हैं कि जो जिसके अंदर जो पावर है, जो डोमिनेंसी है, इज इन द हैंड्स ऑफ द मेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो जो हंटर और गैदर्स थे, वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो गए पेट्रियार्कल सोसाइटी में। और पेट्रियार्कल सोसाइटी क्या थी, जिसके अंदर जो मेल हैं, जो हेड्स हैं, मेल फॉर एग्जाम्पल फादर हो सकते हैं, ग्रैंड फादर हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, तो उनकी जो पावर थी वो ज्यादा स्ट्रांग थी। और इसके अंदर फिर क्या था, क्योंकि ये एक सोशल स्ट्रक्चर बन गया था ना, एक पेट्रियार्कल सिस्टम बन गया था, और उस सिस्टम के अंदर क्या था कि वो डिविजन्स थी लोगों के दरमियान। और वो डिवीजन कैसे थी, चीफ और प्रीस्ट, जो उस किसी भी कबीले का जो चीफ होता था, सरदार होता था, सरदार और पादरी, ठीक है, प्रीस्ट, या आप कह सकते हो रिलीजियस लीडर आप कह सकते हो, उसको जो हार्ड लेबर थी, जो सख्त मेहनत करने वाला काम था, इनको नहीं कहते थे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अब स्ट्रेटिफिकेशन स्टार्ट हो गई है। स्ट्रेटिफिकेशन में क्या था कि जो जो कम तबके के जो लोग थे, जो पुअर थे, वो ज्यादा हार्ड लेबर करते थे, मतलब सख्त मजदूरी वाला काम करते थे। और ये जो चीफ थे, प्रीस्ट थे, रिलीजियस लीडर्स थे, उनसे ये जो मेहनत मजदूरी वाला ज्यादा काम होता था, वो नहीं करवाते थे। इस वजह से क्या इमर्ज हुए, क्या स्टार्ट हुए, 2 ग्रुप्स शुरू हो गए, 2 ग्रुप्स इमर्ज हुए। क्या था, एक वो ग्रुप था जो कि फुल टाइम क्राफ्ट स्पेशलिस्ट था, जो कि काम करेंगे। अब वो काम क्या करते थे, क्राफ्ट स्पेशलिस्ट आप ये कह सकते हो कि वो आयरन टूल्स बनाते थे, लोहे के औजार बनाते थे, ज्वेलरी बनाते थे, या वो आप ये कह सकते हो कि मिट्टी के बर्तन बनाते थे, वो जो इरिगेशन का सिस्टम था, क्योंकि वो एग्रीकल्चर सोसाइटी थी ना, तो इस टाइम पीरियड में इनको नकासी पानी का निजाम कैसे सेट करना है, पानी कैसे पहुंचाना है पौधों तक, वो कैसे रास्ता बनाना है, वर्कर्स बन गए, सॉरी वर्कर्स। वर्कर्स, ठीक है। वो ये ग्रुप था जो फुल टाइम क्राफ्ट स्पेशलिस्ट थे, वो ये काम करते थे। और जो दूसरे जो ब्यूरोक्रेट्स थे, या जो सोल्जर्स थे, ब्यूरोक्रेट्स मतलब जो पावर में सबसे ऊपर थे, उनका क्या काम क्या था कि अपने मुल्क को उस ग्रुप को कैसे संभालना है, या जो खाने का जो ज्यादा मिकदार में चीजें बन रही हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि नए मुल्क, ऑनर्स, जी, ऑनर्स ओनर्स, ठीक है। प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेट सोल्जर्स वो होते थे जो कि फूड को कंट्रोल करते थे, अपने एरिया को कंट्रोल करते थे,
किसी दूसरे मुल्क पे सॉरी मुल्क कह रही हूँ, किसी दूसरे ग्रुप को अगर कंट्रोल करना था, कब्जा करना था, जंग करनी थी, तो वो लोग करते थे। तो ये क्या थे, देयर वर टू ग्रुप्स। एक ग्रुप का काम क्या था कि वो लोअर लेवल का काम करता था, दूसरा ग्रुप हायर उसके पास अथॉरिटी थी। तो इसलिए कहते हैं कि जब ये जो फर्स्ट पीरियड था, इस फर्स्ट पीरियड में जो जो कुछ हुआ उसका क्या नतीजा निकला, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है वो किस तरह से एक एरिया में फिक्स होगी, वहां पे उस ज़रात के ऊपर क्या काम होगा, उस ज़रात से रिलेटेड हमने क्या काम करना है। रिलीजन के ऊपर आया रिजल्ट, रिलीजन की पावर शो हुई, ब्यूरोक्रेसी हुई, पावर किस तरह से डिवाइडेड है, जंग कैसे करनी है, किससे करनी है, किस ग्रुप ने, किस गांव ने, किस वक्त किसके ऊपर हमला करना है, और क्या क्या टेक्निक्स यूज करनी है। तो ये सारी चीजें जो हैं, एग्रीकल्चर कैसे करनी है, रिलीजन को फैलाना कैसे है, पावर कैसे डिवाइड करनी है, जंग कैसे करनी है, या किस बेसिस पे हमने जंग से बचना है, ये सारी चीजें क्या शो कर रही है, सोशल एक्सचेंज। सोशल एक्सचेंज है, कैसे आपस में इनका इंटरलिंक होगा, कैसे चीजों की लेन देन करनी है, कैसे लोगों की लेन देन करनी है। ठीक है, और इस वजह से क्या हुआ कि सोसाइटीज आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद में इजाफा हो गया। तो ये फर्स्ट पीरियड हमें शो कर रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस फर्स्ट पीरियड में स्मॉल स्केल पे था, छोटे लेवल पे था, लेकिन वो था जरूर, उसकी जो लेवल थी, जो एक्सटेंट था, वो स्मॉल था। एक मिनट। अच्छा, अब हमारे पास है सेकंड पीरियड, द प्री मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड से भी पहले का सिस्टम की बात करते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से 3500 साल पहले, ठीक है, और 1500 साल पहले का टाइम पीरियड है ये। उस टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि व्हील ईजाद हुआ था, इंजन। जब इंजन ईजाद हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा, जी कैन एनीवन कमेंट, इंजन की वजह से क्या हुआ, इंजन जो की, गाड़ियां बनी थी इतनी जल्दी और गाड़ी तो नहीं बनेगी, लेकिन आप कह सकते हो कि मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, यस मैम। एनिमल ड्रॉन कार्ट शुरू हो गई, जिससे हम कहते हैं कि घोड़ा गाड़ी, गधा गाड़ी, ये शुरू हो गई थी, जिसको जानवर चला के जाएंगे। तो और उस गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी की वजह से क्या होगा कि अब पहले जो जानवर जाते थे, वो अब उस व्हील की वजह से वो जल्दी वो सामान एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पहुंचा देंगे। जो लोग थे अब वो जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा चले जाएंगे। अब क्योंकि जब उन्होंने व्हील को इस्तेमाल करना था, उन्होंने पहिए को इस्तेमाल करना था, तो पहिए के इस्तेमाल की वजह से क्या मतलब है कि वो कच्चे रास्ते पे पहिया नहीं चला सकते, उन्होंने क्या करना है, रोड बनाना है। तो आहिस्ता आहिस्ता अभी पता चल रहा है ना कि पहिए की वजह से क्या हुआ, रोड बना। जब रोड बना तो उसका मतलब है उस रोड की वजह से एक इलाका दूसरे इलाके से कैसे जुड़ा रहा है। या हम खुद कहते हैं ना कि हमारे इलाके में अगर रोड बनता है तो कैसे एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ फौरन इंटरेक्ट करता है, कैसे उनका लेन देन होता है, कैसे वो आपस में एक दूसरे के पास आते जाते हैं। तो ये शो कर रहा है कि इस पीरियड में एक तो इंजन ईजाद हुआ, और दूसरा सिस्टम ऑफ राइटिंग स्टार्ट हुआ, लिखने का निजाम शुरू हुआ। जब लिखने का निजाम शुरू हुआ, उसका मतलब है लिखने की वजह से वो अपनी लेन देन को भी लिखेंगे, अपने कानून भी लिखेंगे, अपने जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क के दरमियान क्या चीजें देनी है, कीमत क्या लगानी है, कैसे लगानी है, उस कीमत का सबूत क्या रखना है, ट्रेड एग्रीमेंट्स कैसे करने हैं, तो वो सारा लिखने का निजाम शुरू हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ, चूंकि राइटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सोशल एक्टिविटीज हुई, सोशल एक्टिविटीज हुई, समाजी डिफरेंट हरकत हुई, वो बहुत कॉम्प्लेक्स थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, वो आसान नहीं थी। और जिसके अंदर क्या हुआ कि ये आहिस्ता आहिस्ता राइटिंग के सिस्टम ने अब मुल्कों की बुनियाद बनना शुरू हो गया। पहली स्टेज में मुल्क नहीं बने थे, पहली स्टेज में हम ये बात करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता स्टेट्स इतनी कंप्लीटली नहीं बनी थी, ग्रुप्स थे, ज्यादा ग्रुप्स थे, सरदारी का निजाम था, कबीले का निजाम था, गांव बने थे, टाउन बने थे। लेकिन इस स्टेज में कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता स्टेट की फॉर्मेशन को इन्होंने हेल्प किया था। इरिगेशन सिस्टम भी बना, क्योंकि एग्रीकल्चर करनी थी ना, एग्रीकल्चर से पहले से कर रहे थे, लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छा सा निकासी आप का सिस्टम निजाम बनाया है, ताकि वो पौधों को, जो फसलों को पानी पहुंचे, वो सही तरीके से पहुंचे। अब इस टाइम पीरियड में क्योंकि व्हील आई, राइटिंग आई, अब सिक्के का निजाम भी शुरू हुआ, वैल्यू ऑफ कॉइनेज, कॉइनेज का सिस्टम शुरू हुआ। उस कॉइनेज की वजह से हमने सिक्का कैसे इस्तेमाल करना है, वो सोने का सिक्का था या कि जिस किस्म का भी सिक्का वो इस्तेमाल करते थे, पहले सोने की
ऊपर ना इतने सोने के सिक्के दोगे तो हम इतनी चीजों से आपसे ये चीजें खरीदेंगे। तो ये क्या कहता है, दैट इंकरेज्ड मार्केट एंड ट्रेड एक्सपेंशन। उसकी वजह से एक तो मार्केट बढ़ी, उस मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजों को तिजारत हुई के जरिए से तिजारत भी बढ़ी, क्योंकि अब लेन देन आसान हो गया ना। जब लेन देन आसान हुआ, कॉइनेज की वैल्यू आ गई, तो उसकी वजह से ट्रेड भी एक्सपेंड होगी। इस प्री मॉडर्न पीरियड को कहते हैं एज ऑफ एम्पायर्स, सल्तनतों की जो टाइम पीरियड। सल्तनतें इस टाइम पीरियड में मर्ज हुई थी, सल्तनत की बुनियाद बनी थी इसके अंदर, जिसके अंदर बहुत सारी सल्तनत की एग्जांपल देते हैं, जिसके अंदर क्या था कि रूल किया था बहुत सारी स्टेट्स ने, बहुत सारी सल्तनतों ने, मुल्कों ने। और उस अंदर क्या थी, मुख्तलिफ किंगडम्स आते हैं, बादशाहतें आती हैं इस टाइम पीरियड में, सल्तनत आती है। इसमें एग्जाम्पल देते हैं इजिप्शियन किंगडम्स, मिस्र के टाइम पीरियड में जो किंगडम थी, सल्तनत थी, पर्शियन एम्पायर है, ठीक है, इंडियन एम्पायर है, इस्लामिक कैलिफेट है। इस्लामिक कैलिफेट हम कहते हैं जो खिलाफत का टाइम पीरियड था मुसलमानों का, वो भी इसके अंदर आता है। रोमन एम्पायर की बात करते हैं, रोम का जो उस टाइम कितना सल्तनत कितनी बड़ी थी, किस तरह से थी। और ऑटोमन एम्पायर की भी बात करते हैं, सल्तनत उस्मानिया की भी बात करते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइम पीरियड में एम्पायर्स इमर्ज हुई थी, ये बहुत सारी मुख्तलिफ। और जो कहते हैं जो सबसे बेस्ट लॉन्ग लास्टिंग लंबे अरसे के लिए रही, जिसमें तरक्की बहुत ज्यादा हुई, जिसमें एजादात बहुत ज्यादा हुई, दैट वाज द चाइनीज एम्पायर, ठीक है। जो चाइना में जो एम्पायर थी वो सबसे इस टाइम पीरियड की, ठीक है, 3500 बिफोर क्राइस्ट से लेके 1500 बिफोर क्राइस्ट, इस टाइम पीरियड के दरमियान जो सबसे बड़ी एम्पायर थी जिसने बहुत तरक्की की थी, वो थी चाइनीज एम्पायर, चाइना। ठीक है, चाइनीज एम्पायर। और चाइनीज एम्पायर ने जो कहते हैं जो सबसे बेस्ट ज्यादा जो काम जिसमें एग्जांपल देते हैं वो सिल्क रोड की एग्जांपल देते हैं। इस सिल्क रोड ने लिंक किया था चाइना को रोमन एम्पायर के साथ, रोम की जो सल्तनत थी, हुकूमत थी, उसके साथ ताल्लुक, एक रोड बनाया था, एक कनेक्शन बनाया था। उस कनेक्शन के जरिए से क्या होते थे, इकोनॉमिक एक्सचेंज भी होता था इन टर्म्स ऑफ तिजारत, ठीक है, हम तिजारत की बात कर सकते हैं, या कल्चर के एक्सचेंज के बेसिस पे भी, कल्चर का कैसे आपस में एक्सचेंज हुआ था। लोग जाते थे कल्चरली प्रोडक्ट्स लेके जाते थे। जब वो फॉर एग्जाम्पल अगर एक कपड़े का कोई कपड़ा लेके जाते थे रोम में, तो रोम को पता चलता था अच्छा चाइना में ये कपड़ा मौजूद है, अच्छा चाइना में ये खाने की चीजें मौजूद है, तो उनको इस तरह से कल्चर के बारे में भी पता चलता था। और वो लोग जब एक जो लोग चाइना के लोग रोम में जाते थे या रोम के लोग चाइना में आते थे, तो उन लोगों को उनके रहने सहने का भी पता चलता था, उनके लाइफ स्टाइल्स का भी पता चलता था। तो दैट शोज कि जो सिल्क रोड था ये सिर्फ तिजारत का उसने काम नहीं किया था, उसने कल्चर एक्सचेंज का भी अपना रोल प्ले किया था। अच्छा, एम्पायर्स का जो सल्तनतें थी, उस सल्तनतों की जो इमरजेंस थी उसकी क्या रिजल्ट निकला था, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई थी, क्योंकि सल्तनतें आपस में एक दूसरे से बहुत बड़े, आप ही कह सकते हो कि डिस्टेंस पे होती थी, बहुत फासलों पे होती थी। लेकिन चूंकि वो बहुत बड़ी बड़ी सल्तनतें थी, उनको चीजें चाहिए होती थी, उनको प्रोडक्ट्स चाहिए होती थी, उनको हम कहते हैं ना आलिम या टीचर्स, टीचर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते होते थे उस टाइम पीरियड में, या स्टूडेंट्स जाते होते थे पढ़ने के लिए। तो एक्सचेंज हुआ था कल्चर का भी, टेक्नोलॉजी का भी, और डिजीज का भी। बीमारियां भी फैली थी इस टाइम पीरियड में जब एक जगह से के लोग दूसरी जगह जाते थे। अब ये जो चाइनीज एम्पायर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं चाइनीज एम्पायर ने बहुत तरक्की की थी उस टाइम पीरियड में। अब कुछ चीजें हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, बहुत लिस्ट है कि इन्होंने किस किस काम में ज्यादा इन्वेंशन की थी, या किस चीज में ज्यादा टेक्नोलॉजी के लिए एडवांस हुए थे, इनोवेशंस कौन सी थी। इसमें बात करते हैं कि गन पाउडर का स्टार्ट था, कंपस इन्होंने इजाद किया, मैकेनिकल क्लॉक्स इन्होंने इजाद किया, पेपर, प्रिंटिंग, सिल्क फैब्रिक्स, इरिगेशन सिस्टम बहुत बड़े लेवल का वो इन्होंने स्टार्ट किया था, ट्रांसपोर्ट, रिवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इन्होंने स्टार्ट किया था, लॉ कैसे बनाने हैं, कॉइनेज सिस्टम कैसे करना है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं ना कि हम ये माहिर फल्कियात, वो फल्कियात का निज़ाम, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये कहते हैं कि इस चीज के अंदर ये बहुत आगे गए थे। और इनकी ना इस
एम्पायर के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी और भी डिफरेंट आप कहते हैं सल्तनतें थी, जिसमें उन्होंने बात की है हैन डायनेस्टी है, टैंग डायनेस्टी है, मिंग डायनेस्टी है, डिफरेंट छोटी और डायनेस्टीज इसके अंदर आई थी। इसके अंदर और कहते हैं कि इन्होंने क्या शुरू किया था, इन्होंने बहुत बड़ी शिप भी की थी, स्टार्ट की थी, हंड्रेड्स ऑफ 400 फुट लॉन्ग, 400 फुट की, 400 फुट की एक बहरी जहाज इन्होंने बनाया था, बहुत बड़ा था वो, और 400 फुट का बनाया था, और वो बहुत सारी इन्होंने बनाई थी, कई सैकड़ों की तादाद में इन्होंने बनाई थी। तो वो जो बहरी जहाज बनाया, इसका मतलब है वो आराम से समंदर के जरिए से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, एक सल्तनत से दूसरी सल्तनत पे अपना सामान पहुंचाते थे और बेचते करते थे। आहिस्ता, लेकिन फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उनके अपने क्लैशेस स्टार्ट हो गए, रिलीजियस क्लैशेस स्टार्ट हो गए, कल्चरल क्लैशेस स्टार्ट हो गए, ठीक है, बहुत सारे झगड़े शुरू हो गए। तो अब हम कहते हैं कि चूंकि इन एम्पायर्स के दरमियान में आपस में ताल्लुक बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, इस वजह से माइग्रेशन भी बढ़ गई थी। जब माइग्रेशन बढ़ी, आबादी बढ़ी, तो जो लोकल रिलीजन्स थे, जो एक मजहब था, जो एक एरिया के लिए फिक्स था, मतलब सिर्फ एक जगह के लोग उसको फॉलो करते थे, लेकिन चूंकि कम्युनिकेशन का सिस्टम आ गया था, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम आ गया था, इस ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम की वजह से अब जो रिलीजन, एक मजहब एक ग्रुप तक जो महदूद रह गया था, वो मजहब बाकी एरियाज में भी फैलना शुरू हो गया। लोकल रिलीजन मतलब एक मकामी रिलीजन क्या बनना शुरू हो गया, आहिस्ता आहिस्ता पूरा दुनिया का मजहब बनना शुरू हो गया। वो मुख्तलिफ मजहब थे उस टाइम पीरियड में। अच्छा, फिर क्या हुई, कहते हैं कि क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, इंटरेक्शन बहुत ज्यादा था, इस वजह से जो एक नुकसान की बात करते हैं, नुकसान क्या था, दैट वाज द प्लेग, जिसे हम कहते हैं ताउन की बीमारी, ठीक है, जो चूहे की वजह से फैलती है, ताउन की बीमारी फैली थी इस टाइम पीरियड में। इस ताउन की बीमारी ने चाइना, मशरिक वस्ता, मिडिल ईस्ट और यूरोप की 1/3 पॉपुलेशन मर गई थी इसकी वजह से, उसकी इस ताउन की बीमारी की वजह से वो खत्म हो गए थे। 1/3 ऑफ पॉपुलेशन, अगर दुनिया के 3 हिस्से करो तो इन 3 हिस्सों में दुनिया के एक पूरा हिस्सा सिर्फ इस बीमारी की वजह से वो खत्म हो गया था। और वो किस वजह से हुआ है, आप भी कह सकते हो दैट वाज द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि उनके दरमियान में इंटेंस सोशल इंटरेक्शन हुआ था, आराम से एक जगह से लोग दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे थे, मूव कर रहे थे, और इस वजह से बीमारी फैलती गई। अब यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ द कोरोना वायरस इन द प्रेजेंट सिचुएशन, कि कोरोना वायरस की वजह से भी जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस जो अभी चल रहा है, क्योंकि इंटरेक्शन बहुत ज्यादा ना, पहले अगर टाउन की बीमारी जिस वक्त फैली थी, उस टाइम में वो एक जगह से दूसरी जगह जब जाते थे तो बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब क्योंकि अब आप देखते हो कि कैसे मुख्तलिफ कंट्रीज ने अपनी फ्लाइट्स रोक दी हैं, बंद कर दी हैं, इस वजह से, क्योंकि उनको पता है कि जब एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क में आएंगे तो वो बीमारी उनके एरियाज में जाएगी। पूरी दुनिया में कहते हैं अभी भी कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे एक भी बंदा इस कोरोना वायरस की वजह से इन्फेक्ट नहीं हुआ। और वो किस वजह से नहीं हुआ, वो क्योंकि वहां के लोग ना बाहर निकले, ना उन्होंने अपने उस एरिया में किसी को आने दिया। ठीक है, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसमें उन्होंने बताया था, तो मैं डॉक्यूमेंट्री का लिंक आपको शेयर करूंगी, आप देखना कि कौन से ऐसे एरिया है पूरी दुनिया में आजकल जिनमें एक भी कोरोना वायरस का केस नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास है प्री मॉडर्न पीरियड आ गया, अब अर्ली मॉडर्न पीरियड, आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न पीरियड की तरफ जा रहे हैं। तो ये कब शुरू हुआ, 1500 से लेके 1750 तक है। इसमें क्या हुआ कि मॉडर्निटी स्टार्ट हुई, इनलाइटमेंट का फेज आया। इनलाइटमेंट का फेज क्या है, जिससे हम कहते हैं कि ऐसा टाइम पीरियड जिसके अंदर, इनलाइटमेंट का टाइम पीरियड वो है जिससे हम कहते हैं कि रीजनिंग स्टार्ट हुई, लोगों ने सोचना शुरू किया, लोगों ने क्वेश्चनिंग स्टार्ट की, लोगों ने साइंस और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू की। मॉडर्निटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने किसी पर्टिकुलर एरिया के लोगों का ड्रेस अपना लिए है, इस तरह का ड्रेस पहन रहे हैं, इस तरह की जुबान बोल रहे हैं। मॉडर्निटी का मतलब ये है कि आप तरक्की करते हो हर लिहाज से, अपने रिलीजन के हिसाब, अपने कल्चर के हिसाब से भी तरक्की करोगे, साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी तरक्की करोगे, एजुकेशन के हिसाब से भी तरक्की करोगे, आप जो है वो अपने एरिया को डेवलप करोगे, आप अपने एरिया का लिटरेसी रेट बढ़ाओगे, हेल्थ की कंडीशंस को इम्प्रूव करोगे, यहाँ की सिक्योरिटी इंप्रूव करोगे, पीस की सिचुएशन इंप्रूव करोगे, तो ये मॉडर्निटी में आता है। तो
तो ये जो टाइम पीरियड था एनलाइटमेंट के फेज में, बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हो कि इन्वेंशंस हुई थी, बहुत ज्यादा साइंस से तरक्की की थी। तो ये जो टाइम पीरियड था इसने ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज्यादा बेनिफिट किया था, बहुत ज्यादा तेजी से ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ाया था। तो इसमें क्या कहते हैं कि चूंकि इस पीरियड से पहले जो यूरोपियंस थे, हमने जहां भी अभी पीछे हमने पढ़ा कि जो एम्पायर्स थी वो यूरोप में कोई एम्पायर इस तरह से नहीं स्टार्ट हुई थी। जो एम्पायर्स थी जो ज्यादा जिसने तरक्की की थी वो एक इस्लामिक एम्पायर थी, एक इस्लामिक रियासत थी जो सल्तनत थी, उसने ज्यादा तरक्की की थी। और चाइनीज, इन दोनों ने जो तरक्कियां की थी उन्होंने हेल्प किया था इनकी तरक्की से। इस्लामिक और चाइनीज ने जो चीजें ईजाद की थी, इन ईजादात का यूरोपियंस ने बहुत फायदा उठाया था, ठीक है, उनको बहुत फायदा हुआ था। और वो फायदा क्या हुआ था कि इनको पता चल गए थे कि समंदर के कौन से रास्तों से हमने जाना है, कौन से रास्ते हमें ज्यादा फायदा देंगे। मतलब अगर हमने चाइना पहुंचना है तो हमने कौन सा रास्ता लेना है कि हम जल्दी पहुंचे और बगैर किसी नुकसान के पहुंचे, ठीक है। उन सी रूट्स को उन्होंने एक्सप्लोर किया, उसमें उन्होंने इनोवेशंस की और उन्होंने मैरी टाइम टेक्नोलॉजी को इजाद किया। मैरी टाइम टेक्नोलॉजी मतलब हमने किस तरह से किस एरिया में जाना है, कम्युनिकेट करना है, सिग्नल्स देखने हैं, चेक करने हैं। पोस्टल सर्विसेज को उन्होंने इजाद किया, एडवांस नेविगेशन सिस्टम को भी उन्होंने स्टार्ट किया यूरोपियंस ने। अब क्योंकि इस वजह से क्या हुआ, ये टाइम पीरियड था एनलाइटमेंट का, जिसमें लोग सोचते थे हर एक चीज पे कि अगर हमारी जिंदगी में कोई वाकयात हो रही है वो किस वजह से हो रहे हैं। पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, तो वो किस वजह से हो रही है, और हमने इस पॉवर्टी को, इलिटरेसी को खत्म करना है तो कैसे करना है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि इट हेल्प स्प्रेड लिबरल आइडियाज ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड लिमिटेड गवर्नमेंट। इंडिविजुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो हम कहते हैं यूरोप का था, जिसमें कहते हैं कि इंडिविजुअलिज्म मीन्स कि जिसके अंदर एक फर्द को ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, मेरी मर्जी क्या है, मैं अपनी मर्जी से ये काम करूंगा, मैं अपनी हिसाब से तरक्की करूंगा, मैंने किसी और को इस तरह से अपनी डिसीजंस में इन्वॉल्व नहीं करना। हम अगर एशियन सोसाइटीज की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो ये कलेक्टिविस्ट है, कलेक्टिविज्म है, जहां पे हम कहते हैं हम, हमारा फायदा क्या होगा, हम पूरी फैमिली का सोचते हैं, पूरी फैमिली से मशवरा लेते हैं, पूरी फैमिली के डिसीजन देखते हैं, पूरी अपनी रेस्पेक्ट को हम अपनी पूरी फैमिली का रेस्पेक्ट समझते हैं। तो इंडिविजुअलिज्म में होता है कि एक इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसके कंसर्न्स, उसकी मर्जी, नाम, उसकी पसंद नापसंद को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। और लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब जिसमें ज्यादा आजादी इंडिविजुअल को होगी, गवर्नमेंट का रोल जो होगा वो रिस्ट्रिक्टेड होगा, महदूद होगा। अब इस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस दे रहा है इंडिविजुअलिज्म को, तो इस टाइम पीरियड में क्या स्टार्ट हुआ था, कैपिटलिस्ट सिस्टम स्टार्ट हुआ था, जिसमें जो तिजारत थी, वो कहते हैं जो इकोनॉमिक सिस्टम था, इक्तिसादी निजाम था, वो किसके ऊपर था कि जितनी भी चीजें हमने बनानी है, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, क्या बनाना है, कब बनाना है, कैसे बनाना है, किसको बेचना है, किस कीमत पे बेचना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा, जो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो डिसाइड करेंगी। इस सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं ना, गवर्नमेंट ने कीमत लगा ली है, प्याज इतने के होंगे, सब्जी इतने की होगी, ये चीज इतने की होगी। तो इस कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो प्राइवेट ओनरशिप है, वो चीज आ जाती है, गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होती है। तो ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था। इस पीरियड में नई दुनिया एक्सप्लोर हुई थी, नए एक जगह के लोग दूसरी जगहों पे गए थे, उनको बारे में पता चला था। न्यू इंटर रीजनल मार्केट स्टार्ट हुई थी, एक रीजन, एक इलाके की दूसरे इलाके के साथ मिलके वो मार्केट्स बनाएंगे, उस मार्केट्स के अंदर वो चीजें लेके आएंगे, उन चीजों को वहां पे कैसे बेचेंगे, करेंगे। और ये कहते हैं, जिसमें एग्जांपल देते हैं कि अर्ली 1600s में जॉइंट स्टॉक कंपनीज बनी थी। जॉइंट स्टॉक कंपनीज की एग्जांपल लेते हैं, एक तो डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का तो आपको पता है ना, कौन सी, इसने क्या किया था, ये कौन थी जी स्टूडेंट्स? उस वक्त से मैं ही बोल रही हूँ, पता नहीं आप लोग यहाँ हैं ही नहीं। 19 पार्टिसिपेंट्स आर देयर इधर ही है मैम, जी। इधर ही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी थी?
एक ही ड्यूटी मैम ये जिसने ब्रिटिश बरसगीर ईस्ट में मैम। इंडिया कंपनी वही थी जब घोड़े जो थे ये बरसगीर में आए थे, तो इन्होंने वहां पे अपने पाँव मजबूत करने के लिए ये कंपनी वहां पे लगाई थी, और इसके थ्रू ही उनका मेन बरसगीर पे कब्जा शुरू हुआ जी, था। तो वो ब्रिटिश तिजारत की गर्ज से आए थे, और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता से इसे अपने काम को बढ़ाना शुरू किया, और लोगों के जहनों में गुलामी बढ़नी शुरू कर दी। और बरसगीर जो था वो बेसिकली एक दफा जब अंग्रेजों की हुकूमत में आया था, यानी उनकी हुकूमत के अंडर आया था, तो वो उसकी मेन वजह यही कंपनी थी। ठीक है, वो बेसिकली व्हाट वाज देयर पर्पस, देयर वाज द पर्पस ऑफ ट्रेड, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता